थायराइड हमारे बॉडी में एक ये बटरफ्लाई या तितली शेपेड ग्लैंड होता है, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को, स्पेशली हमारे ब्रेन को, हार्ट को, हमारे मसल्स को और हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेंटेन करता है। सो थायराइड इम्बैलेंसेस होना मतलब कि नॉर्मल थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन या तो कम हो जाना या तो ज्यादा हो जाना, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के फॉर्म में जानते हैं। थायराइड की दूसरी समस्या जो और आजकल कॉमन देखी जाती है वो होता है थायराइड में नोड्यूल होना, जो कि जिसका मतलब होता है थायराइड में गांठ हो जाना। और रेयरली कभी कभार थायराइड के कैंसर भी आते हैं। सो अगर हम संक्षेप में बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम होना, हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, थायराइड नोड्यूल मतलब थायराइड में गांठ होना, और थायराइड स्वेलिंग जो कि कभी कभार कैंसरस भी हो सकती है। एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन का कि हमारी प्रेगनेंसी को नॉर्मली या स्मूथली ले जाने का। तो बिकॉज थायराइड हार्मोन बच्चे के विकास के लिए और साथ साथ माता जो होती है, जो हम बोलते बताते हैं जच्चा और बच्चा, दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो नॉर्मली अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में करीब 10% संख्या जो है हमारी वो थायराइड रोग से ग्रसित है। बट अगर हम स्पेशली प्रेगनेंसी की बात करें तो ये नंबर जो है 30% तक हो सकता है। स्पेशली अगर हम थायराइड एंटीबॉडीज की बात करें तो ये 30 to 50% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स में थायराइड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। और 2 से 3% ऐसे केसेस होते हैं जो कि पहली बार प्रेगनेंसी में जिनको पता चलता है कि वो थायराइड रोग से ग्रसित है। थायराइड रोग प्रेगनेंसी में इसलिए काफी कॉमन होती है क्योंकि थायराइड के अलावा नॉर्मल प्रेगनेंसी में काफी ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमारा एक रीनल ब्लड फ्लो हम बताते हैं, किडनी में ब्लड का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड से आयोडीन का लॉस होता है। दूसरा होता है कि बच्चे को भी थायराइड हार्मोन के सप्लाई की जरूरत होती है, जिसके लिए माता का खुद थायराइड हार्मोन सफिशिएंट होना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं। साथ में थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जिनका कुछ ऑल्ट्रेशन होता है प्रेगनेंसी में, जिन वजह से थायराइड मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कुछ लोगों को हो जाती है। और जो लोग ऑलरेडी थायराइड मेडिसिन पर होते हैं उनको थायराइड मेडिसिन की क्वांटिटी को अपनी इंक्रीज करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी और थायराइड के कुछ लक्षण हैं जो कि काफी कॉमनली दोनों में देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि थकान होना तो वो दोनों में देखा जा सकता है। अगर हम देखें कि वजन बढ़ना तो वो भी वो लक्षण है जो कि दोनों क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सो कोई स्पेसिफिक वे नहीं है जिसके जिसके थ्रू हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। बट एक रूटीन जो हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि हर हर लेडी जो कि प्रेग्नेंट है उनका एक बार जरूर अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टीएसएच नाम की जांच जो है वो हो जानी चाहिए, ताकि हम पता कर सके कि उनको ये थायराइड की बीमारी पहले से तो नहीं है। टीएसएच लेवल देखकर हम डिसाइड करते हैं कि माता को थायराइड हार्मोन लेने की जरूरत है या नहीं। जरूरी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपके परिवार में काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है थायराइड डिसफंक्शन की, अगर आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर आयोडीन की डिफिशियंसी है, तो डेफिनेटली आप अपने टीएसएच की जांच एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट डॉक्टर्स विजिट होता है उस पर जरूर करवाएं। अगर किसी फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जो कि अनडायग्नोज्ड रह जाता है या फिर जिसका ट्रीटमेंट सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पाता है, तो ये विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है। जैसे कि सबसे कॉमन होता है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस वैसे तो 30% प्रेगनेंसीज में नॉर्मली भी हो सकता है, बट अगर आपको अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसके जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाता है। सो एक अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। दूसरा होता है रिकरेंट एबॉर्शन का रिस्क। जिन माताओं को बार बार एबॉर्शन हो रहा होता है, जिन फीमेल्स को बार बार एबॉर्शन हो रहा होता है, उनके लिए जरूरी है कि वो एक बार अपना थायराइड का जांच जरूर करवाएं, देखने के लिए कि कहीं उनका थायराइड हार्मोन तो नहीं डिफिशियंट है। जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो फीमेल को एनीमिया, जो कि खून की मात्रा कम होना, वो हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर या रक्तचाप का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, वो हो सकता है। और लास्टली प्रीटर्म लेबर, दैट मीन्स 37 वीक से पहले बच्चे का जन्म हो जाना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि किसी भी अनट्रीटेड थायराइड डिसफंक्शन में काफी कॉमनली फीमेल्स को हो सकते हैं। अनबॉर्न चाइल्ड की अगर हम बात करें तो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, अगर हम थायराइड का डेवलपमेंट देखें तो पहले 14 से 15 हफ्ते में बच्चा संपूर्ण रूप से अपनी मदर पर थायराइड हार्मोन के सप्लाई के लिए डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स बनते हैं वो एक सीक्वेंस में बनते हैं। तो थायराइड का विकास जो है वो 14वें हफ्ते पर होता है। तो अगर माता की थायराइड हार्मोन की सप्लाई कम होती है या मदर खुद ही थायराइड हार्मोन में डिफिशियंट होती है, तो बच्चे का जो थायराइड हार्मोन का सप्लाई है या प्रवाह है
प्लासेंटा के थ्रू वो भी कम हो जाता है, जिससे बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो पहले ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा होता है। तो ये देखा गया है कि अगर अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म रहे तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट वो पुअर हो सकता है, और जो बच्चों का आईक्यू होता है वो इवन ट्रायल्स में देखा गया है कि 5 से 7% तक वो वैल्यू कम हो सकती है। थायराइड हार्मोन या थायराइड इम्बैलेंस डायग्नोसिस के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम टीएसएच बताते हैं। ये टीएसएच नाम का टेस्ट आपके घर के आसपास किसी भी लैब में इजीली अवेलेबल होता है। आप सुबह एक ब्लड सैंपल टीएसएच का दे सकते हैं। अगर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ आता है तो नॉर्मली कट ऑफ डिफरेंट होते हैं, हर पॉपुलेशन स्पेसिफिक कट ऑफ होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर आपका टीएसएच 10 से ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका टीएसएच प्रेगनेंसी के दौरान 4 से 10 के बीच में है, 4 से 10 मिली आयु पर लीटर के बीच में है, तो आपको थायराइड मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं कभी कभार जरूरत पड़ती हमें। अगर आपकी थायराइड हार्मोन का लेवल 2.4 2.5 से 4 के बीच में है और उसके साथ साथ आपका एंटी थायराइड एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो भी डेफिनेटली आपको थायराइड मेडिसिन की इंडिकेशंस होती हैं कुछ कुछ केसेस में, बिकॉज एंटी थायराइड एंटीबॉडीज या फिर एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव होने से भी थायराइड इम्बैलेंस होने का रिस्क बढ़ता जाता है और माताओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टीएसएच बढ़ने का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। सो हम नॉर्मल डायग्नोसिस करते हैं, टीएसएच लेवल कराते हैं, एक थायराइड की एंटीबॉडी होती है एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, वो टेस्ट सजेस्ट करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम फ्री T4 लेवल्स या फिर अल्ट्रासाउंड जरूरत पड़ने पर करवा सकते हैं। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसके कुछ अलग टेस्ट होते हैं, बट एक उनका भी अलग डिफरेंट एंटीबॉडीज होता है जिसके थ्रू हम हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसा कि मतलब होता है थायराइड का नॉर्मल से ज्यादा काम करना, वो डायग्नोस कर सकते हैं। सो डायग्नोसिस के बाद थायराइड का इलाज काफी सिंपल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो फीमेल्स पहले से ये थायराइड मेडिसिन ले रही होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान ये डोज जो होती है 20 to 30% इंक्रीज कर देनी चाहिए, या फिर आप अपने नियरेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिले ताकि वो आपको फर्दर गाइड कर सके। प्रेग्नेंट वीमेन्स में थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या को डायरेक्टली कम करने का तो नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि प्रिवेंशन या नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं या फैमिली प्लान कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि एक टीएसएच टेस्ट जो है वो जरूर आप पहले करवा लें, क्योंकि थायराइड के लक्षण जो होते हैं वो काफी वेग या नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे थकान होना, टायर्डनेस होना, ये काफी और अन्य रोगों में भी हो सकता है, जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी। ऐसा कोई भी लक्षण स्पेसिफिक नहीं होता है जिसके थ्रू आप जान सकें कि आपको थायराइड रोग है। जो भी फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, आइडियली एक टीएसएच लेवल पहले कराएं और देख लें, वो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि उनको थायराइड मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आपने पहले ये टेस्ट नहीं कराया है तो जैसे भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आप ये टेस्ट कराएं और अपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलकर अपने टेस्ट के रिजल्ट्स को डिस्कस करें। इसको प्रिवेंशन का जो तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जो निकाला था 2004 से ही हमारी कंट्री आयोडीन सफिशिएंट है। दो कुछ हिस्से अभी भी इंडिया में हैं जो कि आयोडीन डेफिशिएंट है, जिनको हम इंडेमिक वाइटर रीजन्स बोलते हैं। उन रीजन में रहने वाली महिलाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी आयोडीन कंटेंट को जो 150 माइक्रोग्राम हम प्रायर प्रेगनेंसी बताते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 250 माइक्रोग्राम बताते हैं, तो वो सुनिश्चित कर लें कि वो 150 to 250 माइक्रोग्राम आयोडीन कंटेंट आपके डाइट में है। अगर आप वैसे एरियाज में नहीं रह रहे हैं तो आपकी डाइट जो आप नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं वो इटसेल्फ एक आयोडाइज सॉल्ट होता है, तो उसमें ऑलरेडी आयोडीन मिला हुआ होता है, तो आपको ये परहेज करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप दवाएं अपनी खा रहे हैं तो उसको आपको बिल्कुल नियम से खाना है, सही समय से खाना है, वो दवा को अपनी समय से भूलना नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका थायराइड बैलेंस प्रॉपर्ली प्रेगनेंसी में मेंटेन हो सके और आपका और आपके बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके।